दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। देखो क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस, फिर हम लोगों ने देखा था फाइनेंशियल मार्केट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर फर्म को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, 1 साल तक के लिए पैसों की जरूरत है, तो होता है मनी मार्केट। अगर फर्म को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है तो फर्म किसका सहारा लेती है, कैपिटल मार्केट का। देन सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा कि कैपिटल मार्केट को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। ये पूरा कवर कर लिया। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस देख लिया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस देख लिया। अब आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का हमारा थर्ड पार्ट, और आज की क्लास इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मतलब इस क्लास से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आज हम लोग देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करनी है, अगर हमें सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को परचेज करना है और सेल करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो शुरू करें। कल हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। कल हम लोग कुछ बचे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, साथ में डिपॉजिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, डीमटेरियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जब सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज हैं, जब उनकी ट्रेडिंग होती है ना, उनका सेल और परचेज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का ही दूसरा नाम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। देखो वैसे तो इंडिया के अंदर 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन दो स्टॉक एक्सचेंजेस सबसे बड़े हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी नाम बताया था। दो स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक का नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरे का नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो एनएसई और बीएसई हमारे यहाँ के सबसे बड़े क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज देखो होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, हम आम जनता हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी हैं, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है कि हम सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेडिंग कर सके। ट्रेडिंग मतलब हम सिक्योरिटीज को परचेज कर सके, सिक्योरिटीज को सेल कर सके। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, शेयर्स वगैरह। स्टॉक एक्सचेंज का ही दूसरा नाम होता है स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर बाजार। ये बीएसई एनएसई क्या है, शेयर बाजार है, जो हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम किसी भी कंपनी के शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, उन्हें परचेज भी कर सकते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स से और उन्हें सेल भी कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो हमें क्या दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हम जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, हम सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं, उन सिक्योरिटीज को हम परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है, सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है। और सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सिक्योरिटीज में आती हैं। समझ में आता है स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। अब देखो एक डेफिनेशन भी है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 हमें स्टॉक एक्सचेंज की एक डेफिनेशन देता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। कुछ लोग हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, चाहे वो एक कंपनी की तरह फॉर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं। इनका पर्पस क्या है, ये जो सिक्योरिटीज के अंदर डीलिंग होती है ना, सिक्योरिटीज को बेचना, खरीदना, शेयर्स को बेचना, खरीदना, इस काम को असिस्ट करना, इस काम को हेल्प करना,
करना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस, इस पूरे काम को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, ये किसका काम है? स्टॉक एक्सचेंज का काम है। बता दिया मैंने आपको हमारे यहाँ के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं, एक तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो समझ में आ गया भाई स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? ये कुछ नहीं है, हमारा सेकेंडरी मार्केट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हम जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज हैं, उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें सेल भी कर सकते हैं, उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस स्टॉक एक्सचेंज के अब क्या क्या फायदे होते हैं? ये जो शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसके क्या क्या फंक्शंस है? तो देखो इसके हमारे पास में 9 फंक्शंस हैं। एक तो ये क्या है? इकोनॉमिक बैरोमीटर है, इससे हमें हमारी इकोनॉमी का पता चलता है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे हमें सिक्योरिटीज की प्राइस का पता चलता है। यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन एकदम सेफ है, कोई घपला नहीं है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इसका मतलब है आज हम लोगों में एक अवेयरनेस है, हम लोगों में एक हम एनकरेज हो रहे हैं, और एनकरेज होके हम शेयर्स वगैरह में पैसा लगाते हैं। तो एक इक्विटी कल्ट स्प्रेड हो रहा है कि हम गोल्ड वगैरह में पैसा नहीं लगा रहे, आज हम शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, वहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक अच्छा खासा स्पेकुलेशन भी देखने को मिलता है। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा शेयर बाजार क्या है? सट्टेबाजी है कि कोई शेयर सस्ते हैं तब खरीद लिए, शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, जब शेयर्स महंगे हो गए तब उन शेयर्स वगैरह को बेच दिया। लिक्विडिटी है, हमारे पास में शेयर्स है, मान लो मेरे पास में रिलायंस के 500 शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस है 100 रुपए। मान लो अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी है, मैं मेरे शेयर्स को बेच सकती हूँ, मेरे पास में पैसा आ जाएगा, लिक्विडिटी भी है। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल होता है, हम उसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ग्रो कर रही है, जिसका हमें पता है कि यार कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी देगी, और इस कंपनी के शेयर्स अगर आज हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो हो सकता है कल को इसके शेयर 200 रुपए के हो जाएं, हमें प्रॉफिट भी होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों में एक हैबिट डेवलप हो रही है कि हम हमारा पैसा सेव करते हैं, और सेव करने के बाद में हम उस पैसे को शेयर बाजार के अंदर, शेयर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स हो गए, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, इन सब चीजों में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। वन बाय वन डिस्कस करें। देखो पहला फंक्शन क्या है? इकोनॉमिक बैरोमीटर। इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत बार समझाया है ना, जब इकोनॉमी एकदम टॉप पर होती है ना, एकदम ऊपर होती है, मतलब इकोनॉमी एकदम झकास चल रही है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है तो लोग डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं। इस सिचुएशन में कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है, डिमांड ज्यादा है तो महंगाई भी होगी। लेकिन इस सिचुएशन में कंट्री के अंदर बहुत पैसा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इकोनॉमी एकदम ग्रो कर रही है, फ्लरिश कर रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्री में क्या चल रहा है? बूम चल रहा है। क्या चल रहा है? बूम चल रहा है। फिर इकोनॉमी हमारी डूबने लगती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेशन बोलते हैं। और जब एकदम डूब चुकी है, जब लोगों के हाथ में पैसा कम है, पैसा नहीं है, तो लोग डिमांड भी नहीं कर रहे, इस टाइम पर इस इकोनॉमी को हम बोल देते हैं कि क्या चल रहा है? डिप्रेशन चल रहा है। अब देखो शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से ही हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में पता चल जाता है। मैंने कहा अगर मार्केट के अंदर शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो शेयर्स की प्राइसेस कब इंक्रीज होती हैं? जब लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, लोग शेयर्स वगैरह की डिमांड कर रहे हैं। अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो अपने आप शेयर्स महंगे हो जाएंगे। तो जब शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो हमें समझ में आ जाता है कंट्री में क्या चल रहा है? बूम चल रहा है, इकोनॉमी हमारी फ्लरिश कर रही है। वहीं जब शेयर्स की डिमांड गिरने लगे, शेयर्स की प्राइसेस गिरने लगे, शेयर मार्केट हमारा डाउन जा रहा है, शेयर्स की प्राइस गिर रही है, हमें समझ में आ रहा है यार हमारी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, क्योंकि लोग शेयर्स की डिमांड नहीं कर रहे, सिक्योरिटीज की डिमांड नहीं कर रहे। अगर डिमांड नहीं करेंगे तो अपने आप शेयर सस्ते हो जाएंगे, हमें प्राइसेस में फॉल देखने को मिलेगा, हमें पता चल जाएगा कंट्री में क्या चल रहा है? रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है। तो ये समझ लो, ये जो शेयर मार्केट है ये हमारी इकोनॉमी का क्या है? एक पल्स है। इस शेयर मार्केट को देखकर हमें समझ में आ जाता है इकोनॉमी में बूम चल रहा है या रिसेशन, डिप्रेशन चल रहा है। क्लियर है? सेकेंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसी शेयर मार्केट से हमें हमारी सिक्योरिटीज की प्राइस का पता चलता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था
एक तो होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर डायरेक्टली कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है इन्वेस्टर्स को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर शेयर्स की क्या प्राइस होगी ये खुद कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर सिक्योरिटीज की प्राइस का पता कैसे चलता है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हम लोगों ने इको के अंदर पढ़ा है, किसी भी चीज की ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर गए वो हमारी प्राइस फिक्स हो जाती है। ऐसा ही होता है, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उस चीज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। रिलायंस की मान लो शेयर्स की मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो रिलायंस के शेयर्स महंगे हो जाएंगे। कोई प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ऐसी कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। कोई बिल्कुल लो सी कंपनी है, ज्यादा ग्रो नहीं कर रही, उसके शेयर्स की डिमांड भी कम होगी तो प्राइसेस भी गिर जाएंगी। तो डिमांड और सप्लाई से हमें सिक्योरिटीज की प्राइस का पता चलता है और हर कोई कंपनी की प्राइस जानना चाहता है। देखो हर कोई जानना चाहता है, हम इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि यार अगर हमने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा था तो आज वो शेयर कितने का है, उसकी क्या प्राइस है। सरकार जानना चाहती है क्योंकि सरकार टैक्स लगाएगी तो सरकार भी जानना चाहती है कंपनी की कैसी पोजीशन है। कंपनी के क्रेडिटर्स भी जानना चाहते हैं कंपनी की कैसी पोजीशन है। तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज का पता भी हमें किससे चलता है, स्टॉक एक्सचेंज से। थर्ड है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। यहां पर हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम सिक्योरिटीज को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस बहुत सेफ होते हैं। सेफ क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ उन्हीं कंपनी की सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है, उन्हीं कंपनी की सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होती है जो सिक्योरिटीज कैसी हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं। कंपनी को सबसे पहले लिस्टिंग करवानी पड़ती है। जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी को सबसे पहले इन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना नाम लिस्ट करवाना पड़ता है और ये स्टॉक एक्सचेंजेस तभी कंपनी का नाम रजिस्टर करते हैं, लिस्ट करते हैं, अगर वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, फाइनेंशियल साउंडनेस से सेटिस्फाइड हैं कि यार कंपनी वाकई अच्छी है, तभी कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं। तो यहां पर सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज की ही ट्रेडिंग होती है तो सेफ है। साथ में यहां पर गवर्निंग बॉडी कौन सी है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पूरे शेयर मार्केट को गवर्न करने का काम, कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम किसका है, सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारी सरकार की ही क्या है, एक बॉडी है, एक गवर्निंग बॉडी है। तो ऑब्वियस ही बात है सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, सेफ होंगे। फोर्थ है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इस शेयर मार्केट की वजह से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है, क्योंकि यहां पर हम डिसइन्वेस्टमेंट भी करते हैं, यहां पर हम री इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। देखो मान लो कोई शेयर हम लोगों ने 100 रुपए का खरीदा था और आज हम देख रहे हैं कि इस शेयर की प्राइस गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। पहले शेयर 90 का हुआ, फिर ये शेयर 80 का हो गया, आज ये शेयर सिर्फ 70 रुपीज का रह गया है। तो हमें दिख रहा है यार इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती जा रही है, तो हम शेयर्स को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। और कई बार हमें लगता है यार ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो हम उसके शेयर्स में पैसा लगाते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं। तो हम अपने पैसे को कहां लगा रहे हैं, प्रोडक्टिव जगह लगा रहे हैं जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कंट्री के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फिफ्थ है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। एक इक्विटी कल्ट स्प्रेड होता जा रहा है। ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, पूरा स्टॉक मार्केट है, ये हम लोगों को एनकरेज करता है कि हम ओनरशिप सिक्योरिटीज में पैसा लगाएं, हम इक्विटी शेयर्स वगैरह में पैसा लगाएं, इन चीजों में हम पैसा लगाएं। पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर कोई कंपनी नई सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो उसे रेगुलेट करेगा। बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती हैं, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करा जाता है, उनमें ध्यान रखा जाता है कि उनके साथ में कोई घपलेबाजी ना हो। हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करा जाता है ताकि हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएं। तो कुछ नहीं है, हमें एनकरेज करा जा रहा है ताकि हम इक्विटी ओनरशिप वगैरह इन सिक्योरिटीज में पैसा लगाएं। तो क्या हो रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। थर्ड है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब है सट्टेबाजी। अब पता है ये शेयर मार्केट तो पूरा का पूरा क्या है, सट्टेबाजी है कि कोई शेयर सस्ते हुए तब हम लोगों ने खरीद लिए, कोई शेयर 50 रुपए का हुआ तब हम लोगों ने खरीद लिया, जब यही शेयर 200 रुपए का हो जाएगा तब हम इस शेयर को क्या कर देंगे, बेच देंगे, प्रॉफिट कमाया ना 150 रुपए का। दिस इज स्पेक्यूलेशन। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की वजह से सिक्योरिटीज की प्राइस बदलती जाती है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड बहुत
बहुत ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, अगर कंपनी डाउन जा रही है, कोई कंपनी के शेयर्स की डिमांड नहीं कर रहा तो प्राइसेस गिरने लग जाती हैं। तो यहाँ पर हमें एक हेल्दी स्पेक्यूलेशन देखने को मिलता है। लोग शेयर सस्ते होते हैं तो खरीदते हैं, महंगे होते हैं तो बेच देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, हम प्रॉफिटेबल जगह हमारा पैसा लगाते हैं। 7th इज लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। अच्छी खासी लिक्विडिटी है, हम जब चाहें अपनी सिक्योरिटीज को, अपने शेयर्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स वगैरह को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास में 500 शेयर्स हैं रिलायंस के, हर शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। मुझे अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई, मैं सिर्फ एक क्लिक करके मेरी सिक्योरिटीज को सेल कर सकती हूँ, कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। एक रेडी मार्केट मिल जाता है, मुझे आराम से परचेजर्स मिल जाते हैं, बायर्स मिल जाते हैं मेरी सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए। तो रेडी मार्केट मिल रहा है, अच्छी खासी लिक्विडिटी है। 8th बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। हम हमारी कैपिटल को, हमारे पैसे को एक बेटर जगह एलोकेट करें, एक सही जगह लगा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जिन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, उनके शेयर्स की प्राइसेस हमेशा क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। और ऐसी कंपनीज आराम से शेयर्स वगैरह इशू करके मार्केट से पैसा उठा लेती है। और हम लोग भी हमेशा कोई जो लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई कंपनी डाउन जा रही है, उस कंपनी के शेयर्स में पैसा नहीं लगाते। तो हम सोच समझ के पैसा लगा रहे हैं, हम ग्रोथ ओरिएंटेड प्रॉफिटेबल कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। तो हमारी जो कैपिटल है, हमारा जो पैसा है, उसका क्या हो रहा है, बेटर एलोकेशन हो रहा है, सही जगह पर हम लोग पैसा लगा रहे हैं, लॉस मेकिंग की जगह पर हम पैसा नहीं लगा रहे। लास्ट है प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो स्टॉक मार्केट है, ये हमें अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है कि इस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाओ, ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है, इस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाओ, 5 साल के अंदर आपके शेयर्स की प्राइसेस ट्रिपल हो जाएंगी, 5 टाइम्स हो जाएंगी, 10 टाइम्स हो जाएंगी। तो हमारे सामने बहुत सारी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज आती हैं और हम शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में पैसा सेव करने की हैबिट बढ़ रही है और हम लोग उस पैसे को सेव करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब पहले के टाइम पर होता था ना, अनप्रोडक्टिव खर्चे होते थे कि यार गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया, या फिर सेरेमनी वगैरह में पैसा ज्यादा खर्च कर दिया। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग इन चीजों में पैसा खर्च ना करके, पैसे को सेव करके उसी पैसे को प्रॉफिटेबल जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। समझ में आया? तो ये फंक्शंस हैं हमारे स्टॉक मार्केट के। 9 फंक्शंस हैं, 9 के 9 फंक्शंस याद रखने हैं। अब आ जाओ इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हो, स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हो, शेयर बाजार भी बोल सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग का मतलब है अगर आपको अब सिक्योरिटीज को सेल करना है, आपके पास में किसी कंपनी के शेयर्स है, आपको उन्हें बेचना है, या फिर आपको किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है, सेल और परचेज को ही ट्रेडिंग बोलते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है। देखो पूरे 9 स्टेप्स हैं, यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो इन प्रोसेस को अच्छे से देख लेना और लास्ट में ये जो पूरे के पूरे 9 स्टेप्स हैं मुझे कमेंट्स के अंदर लिख देना। पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले हम लोगों को एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो हमारा ब्रोकर है वो हमारा एक अकाउंट खुलवाता है, जिस अकाउंट का नाम होता है डीमैट अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। उसके बाद में हम हमारे ब्रोकर को हमारा ऑर्डर दे देते हैं कि भाई हमें ये शेयर्स बेचने हैं या फिर ये शेयर्स खरीदने हैं। हमारा ब्रोकर चेक करता है, वो स्टॉक एक्सचेंज में कनेक्ट करता है, ऑनलाइन कनेक्ट करता है और चेक करता है कि भाई अगर हमें शेयर्स बेचने हैं तो कोई खरीदार है क्या, किसी को शेयर्स खरीदने हैं क्या। अगर हमें शेयर्स परचेज करने हैं तो वो देखता है कि यार कोई पर्सन है क्या जो इन शेयर्स को बेच रहा है क्या। उसके बाद में हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में हमारा जो ब्रोकर है वो हमें एक नोट इशू करता है, एक ये समझ लो एक प्रूफ है जिसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है भाई, सारा काम हो गया। अब अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर हम शेयर्स सेल कर रहे हैं तो हमें शेयर्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी। और शेयर कुछ नहीं है, कागज का एक टुकड़ा है जिसमें लिख रखा है कि यार हम लोगों ने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीद रखे हैं, यानी कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कंपनी को इतने रुपए दे रखे हैं। और लास्ट में सारा का सारा पेमेंट वाला काम होता है। अगर हम शेयर्स खरीद रखे हैं तो हमें पेमेंट करनी है, अगर हम शेयर्स बेच रहे हैं तो हमारे पास में पैसा आएगा। तो ये सेटलमेंट साइकिल होता है हमारा T+2 डेज का, जो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये पूरे के पूरे 8 स्टेप्स आपको याद रखने हैं।
फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास में? अच्छा देखो, फर्स्ट स्टेप बाद में आएगा। पहली बात क्या कि ये जो सेकेंडरी मार्केट है हमारा, कौन सा मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट है। यहां पर कौन सी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, सेल और परचेज होता है? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। और यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी, हर कोई सिक्योरिटीज की यहां पर ट्रेडिंग नहीं होती है, सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज की ही यहां पर ट्रेडिंग होती है। कंपनी जो है वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, या फिर दोनों के अंदर अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवाती है, यानी कि रजिस्टर करवाती है। और बीएसई, एनएसई, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो उसी कंपनी को रजिस्टर करते हैं, उसी कंपनी की सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह को लिस्ट करते हैं अगर वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। वो पिछले 10 साल का पूरा आपका रिकॉर्ड देखेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो कंपनी की सिक्योरिटीज को लिस्ट करा जाता है, अदरवाइज लिस्ट नहीं करा जाता। तो देखा जाए तो सबसे पहला काम ये होता है, लेकिन ये काम कौन का होता है? ये काम कंपनी का होता है, ये काम हमारा नहीं होता, हम इन्वेस्टर्स का नहीं होता। यहां पर इन्वेस्टर का मतलब क्या है? इन्वेस्टर का मतलब है हम लोग जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम लोगों को इन्वेस्टर बोला जाता है। हम हमारे स्टेप्स यहां पर पढ़ेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। लेकिन सबसे पहला काम किसका होता है? कंपनी का। कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को क्या करवाती है? लिस्ट करवाती है। The companies have to first get their securities listed in the stock exchange। किसी भी कंपनी को अगर अपनी सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करवानी है, सेल परचेज करवाना है, तो वो सिक्योरिटीज लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज के नाम मैंने आपको बताई दिए, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा कौन सा है? एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारी कंट्री में, लेकिन ये सबसे बड़े हैं। द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज ओनली व्हेन स्टॉक exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspects of the company। जो हमारी कंपनी है उसकी सिक्योरिटीज तभी लिस्ट होंगी। सिक्योरिटीज का मतलब है उसके जो शेयर्स हैं, उसके जो बॉन्ड्स हैं, उस कंपनी के जो डिबेंचर्स वगैरह हैं, वो तभी लिस्टेड माने जाएंगे अगर हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल साउंडनेस से सेटिस्फाइड हैं। तो कंपनी की सिक्योरिटीज क्या हो जाएंगी? लिस्ट हो जाएंगी। अब पहला काम क्या आता है? अगर हमें सिक्योरिटीज बेचनी है या खरीदनी है, हम लोगों की बात कर रही हूं, हम लोग कौन है यहाँ पर? इन्वेस्टर हैं। हमें किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। देखो इसे ऐसे समझना, अगर पापा को मान लो खुद की कोई प्रॉपर्टी को सेल करना है, पापा को खुद की कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो पापा खुद थोड़ी ना बायर ढूंढेंगे, अजी साहब आपको हमारी प्रॉपर्टी खरीदनी है क्या? अजी आपको हमारी प्रॉपर्टी खरीदनी है क्या? ऐसा नहीं होगा। पापा खुद बायर नहीं ढूंढेंगे। पापा किसके पास में जाएंगे? प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाएंगे। वो प्रॉपर्टी डीलर कौन है? ब्रोकर है। कौन है? ब्रोकर है। वो एक बीच का इंटरमीडियरी है, हिंदी में दलाल बोल लो आप उसको। वो क्या करेगा? वो बहुत सारे बायर्स के कॉन्टेक्ट के अंदर है, वो बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट के अंदर है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और वो ब्रोकर पापा को उस बंदे से मिलवा देगा। पापा प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, ये बीच का जो इंटरमीडियरी है, जो ब्रोकर है, वो पापा को यानी कि सेलर को और बायर को क्या करेगा? मिलवाएगा। सेम वैसे ही अगर हम इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज सेल करनी है या परचेज करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर कौन है? इंटरमीडियरी है, यानी कि बीच का ही एक बंदा है। आगे चल के आप पढ़ोगे सेकंड स्टेप में कि इसी ब्रोकर को एक टेक्निकल नाम दिया गया है, इसे हम डीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपी। डीपी का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, समझ में आया? इसी ब्रोकर को हम डीपी भी बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो देखो ब्रोकर पहले के जमाने में तो ये समझ लो कुछ इंडिविजुअल्स ही ब्रोकर्स हुआ करते थे, ये इंटरमीडियरी हुआ करते थे, या फिर ये समझ लो एक पार्टनरशिप फर्म है, या फिर एक कंपनी है जो ब्रोकर का काम कर रही है। लेकिन आजकल ये सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है, तो ये जो ब्रोकर है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है। अगर आपको सिक्योरिटीज बेचनी है या फिर खरीदनी है, तो आप एक एप्लीकेशन तो डाउनलोड करोगे ना, वो एप्लीकेशन ही आपका इंटरमीडियरी है, ब्रोकर है। तो ये जो सिक्योरिटीज का बाइंग और सेलिंग होता है, ये किसके थ्रू होता है? ब्रोकर के थ्रू होता है। और जो ब्रोकर है वो सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए,
और स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए, बीएसई एनएसई वगैरह का मेंबर होना चाहिए। अब ये ब्रोकर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, इंटरमीडियरी, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, 3-4 दोस्त मिलके पार्टनरशिप खोल ली, वो ब्रोकर हैं। एक कॉर्पोरेट बॉडी, एक कंपनी भी हो सकती है। आजकल ये काम किसका होता है? एप्लीकेशंस का होता है। हमें कोई ना कोई मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। ठीक है भाई, हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये एक सेकेंड, पेन चेंज करते हैं। जैसे ये हो गया, जीरोदा हो गया, ये एक एप्लीकेशन है। और आप लोगों ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सुना होगा, एप्लीकेशन है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया, अपस्टॉक सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल, ये क्या है? ये ब्रोकर्स हैं, ये हमारे यहाँ के टॉप ब्रोकर्स हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है भाई, हम लोगों ने ब्रोकर को सिलेक्ट कर लिया और हमें ब्रोकर को कुछ इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। हमें अपना पैन नंबर देना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, हमारा एड्रेस बताना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी कि क्या क्या कर रखा है, हमारा क्या ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, जॉब है, क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडियन है, एनआरआई है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमें सिक्योरिटीज परचेज करनी है तो हमें पे करना पड़ेगा, पे करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा। अगर हम सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं तो हमारे पास में पैसा आएगा, जो खरीदार है वो हमें पैसा देगा, तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, डिपॉजिटरी अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, डिपॉजिटरी अभी आप आगे पढ़ोगे। अगर हम किसी और भी ब्रोकर के साथ में रजिस्टर्ड हैं, अभी मैं अपस्टॉक्स को सिलेक्ट कर रही हूं लेकिन ऑलरेडी मैं जीरोधा के साथ में ट्रेड कर चुकी हूं, तो हमें दूसरे ब्रोकर के बारे में भी बताना पड़ेगा। क्लाइंट कोड नंबर, ये कुछ डिटेल्स हैं जो हमें हमारे ब्रोकर को देनी होती है। पहला काम समझ में आ गया, हम लोगों ने ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। ब्रोकर क्या है? आज की डेट में एक एप्लीकेशन है, लेकिन थ्योरेटिकली लिखोगे इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है। समझ में आया? सेकेंड स्टेप क्या होता है? अब ये जो हमारा ब्रोकर है ये हमारा एक अकाउंट खुलवाएगा, जिस अकाउंट को बोला जाता है डीमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। देखो, अगर हमें बैंक में पैसा रखना है, अगर बैंक में हमें पैसा रखना है या फिर बैंक से हमें लोन लेना है, बैंक से पैसा निकलवाना है, लोन वगैरह लेना है, तो ऐसे ही थोड़ी ना बैंक का सारा काम हो जाता है। बैंक हमें बोलता है कि आपको हमारे बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, अगर मुझे एसबीआई में पैसा रखना है या फिर एसबीआई से लोन लेना है तो मुझे एसबीआई के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर मुझे सिक्योरिटी सेल करनी है या फिर परचेज करनी है तो उसके लिए मुझे एक अकाउंट खोलना पड़ता है, जिस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। अच्छा, अब इसका नाम डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट क्यों है? पहली बात, देखो पहले के टाइम पर ये जो शेयर्स वगैरह का काम होता था, शेयर्स खरीदना बेचना, ये सारा काम कैसे होता था? ऑफलाइन होता था। शेयर कुछ नहीं है, एक कागज का टुकड़ा है जिसपे लिखा हुआ है हम लोगों ने फलाना कंपनी के इतने शेयर्स ले रखे हैं, हर शेयर इतने रुपए का है, मतलब हम लोगों ने कंपनी को इतना रुपया दे रखा है और हमारे पास कुछ नहीं है। एक A4 साइज की शीट पर लिखा हुआ है कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कंपनी को इतने रुपए दे रखे हैं, हमारे पास में कंपनी के इतने शेयर्स हैं। ये सारा काम ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ये सारा काम कैसे होता है? ऑनलाइन होता है, यानी कि मटीरियल वर्क क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डीमटीरियलाइज्ड। क्या बोलते हैं? डीमटीरियलाइज्ड। तो हम लोगों से हमारा ये जो ब्रोकर हम लोगों ने सिलेक्ट करा है ना, ब्रोकर का ही दूसरा नाम होता है डीपी, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो एक अकाउंट खुलवाएगा जिस अकाउंट का नाम होता है डीमैट अकाउंट। इसे डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं, डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट भी बोलते हैं, इसे बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। याद रहेगा। अब देखो, ये कौन है? हम हैं, ये इन्वेस्टर है। मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो सिक्योरिटीज हैं वो सेल करनी है। मेरे पास में रिलायंस के शेयर्स हैं, मुझे मेरे रिलायंस के शेयर्स को सेल करना है या फिर मुझे कुछ सिक्योरिटीज को परचेज करना है। एक होती है डिपॉजिटरी। अब बहुत ध्यान से समझना, डिपॉजिटरी क्या होता है। देखो, जिस तरह से बैंक के अंदर पैसा होता है ना, बैंक के अंदर पैसा होता है और बैंक हमारा अकाउंट खुलवाता है, एसबीआई, एचडीएफसी सब हमारे अकाउंट खुलवाते हैं, सेम ऐसे ही एक डिपॉजिटरी होता है। डिपॉजिटरी का मतलब है, डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक पापा है, मतलब स्टॉक मार्केट का पापा है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है, डिपॉजिटरी के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, डिपॉजिटरी के पास में बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, वो भी ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। इस डिपॉजिटरी के अंदर बहुत सारी कंपनी के शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। किस फॉर्म के अंदर? ऑनलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं। समझ में आया? हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें कोई सिक्योरिटी सेल करनी है या फिर परचेज करनी है। एक एपेक्स बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिपॉजिटरी
डिपॉजिटरी। इस डिपॉजिटरी के पास में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन हम इन्वेस्टर इस डिपॉजिटरी से डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए बीच में हमारे पास में होता है ब्रोकर। आजकल तो ये ब्रोकर का काम कौन कर देते हैं, बैंक्स वगैरह कर देते हैं। जैसे पीछे देखा था ना, HDFC सिक्योरिटी हो गया, ICICI सिक्योरिटी हो गया, हमारे पास में बहुत सारे हैं, ठीक है, ICICI डायरेक्ट हो गया। तो आजकल ये काम बैंक्स वगैरह कर देते हैं। हम इन्वेस्टर्स इन डिपॉजिटरी से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं रख सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास में होता है ब्रोकर। और इसी ब्रोकर को हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो हमारा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो हमारा क्या खुलवाता है, एक डीमैट अकाउंट खुलवाता है। समझ में आ गया जो पीछे एप्लीकेशन थी। डीमैट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये एक ऐसा अकाउंट है, अगर हमें सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेडिंग करनी है, लिस्टेड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करनी है, सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म के अंदर, ऑफलाइन नहीं, तो हमें अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट इज डीमैट अकाउंट। किसके थ्रू खुलता है ये अकाउंट, हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, यानी कि हमारे ब्रोकर के थ्रू ये अकाउंट खुलता है। समझ में आ गया। अब देखो ये जो सिक्योरिटीज हैं, ये सारी की सारी सिक्योरिटीज कहां पर होती हैं, डिपॉजिटरी के अंदर होती हैं। डिपॉजिटरी के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। और इंडिया के अंदर 2 डिपॉजिटरीज हैं, हमारी कंट्री के अंदर 2 डिपॉजिटरीज हैं। एक का नाम है NSDL और दूसरी का नाम है CDSL। NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, याद रहेगा, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, याद रहेगा। अब देखो ये जो NSDL है, ये जो डिपॉजिटरी है, ये देखा जाए तो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये नहीं पूछा जाएगा, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम आज की डेट में एक्सिस बैंक भी बोलते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो देखा था ना हम लोगों ने, 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक होता है NSE, एक होता है BSE। NSE इन तीनों का ही क्या है, एक जॉइंट वेंचर है NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। और CDSL देखा जाए तो CDSL को कौन प्रमोट करता है, हमारा दूसरा स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखना ये डिपॉजिटरी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारी की सारी सिक्योरिटीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। हमारी कंट्री में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। हम लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली डिपॉजिटरीज के साथ में कोई लिंक नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हम लोगों के बीच में कौन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, हमारा फर्स्ट स्टेप वाला ब्रोकर। क्लियर हो गया। चलो भाई, डीमैट अकाउंट भी खुल गया। अब डीमैट अकाउंट खुल गया तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेसिंग द ऑर्डर, हम हमारा ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हम लोग हमारा ऑर्डर प्लेस करेंगे कि मान लो हमें रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, हमें रिलायंस के 100 इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं, और शेयर्स हम तभी खरीदेंगे जब प्राइस 500 रुपए तक की होनी चाहिए, 500 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो हम हमारा ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसमें सारी बातें बताएंगे कि हमें कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या फिर बेचने हैं। अगर हमारे पास में है तो हो सकता है हम बेच रहे हो, और कितने शेयर्स हमें बेचने या खरीदने हैं, और रेंज भी बताएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बता दिया कि हमें रिलायंस के 100 शेयर्स परचेज करने हैं, और परचेज करने के लिए हम लोगों ने रेंज भी बता दी कि हम शेयर्स तभी परचेज करेंगे अगर शेयर हमें 500 रुपए से 550 के बीच में अवेलेबल हो जाता है। 500 से 550 पर शेयर की प्राइस है, इतने में अगर शेयर अवेलेबल होगा तभी हम शेयर्स खरीदेंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है कि शेयर हमें 500 में मिल जाए, खरीद रहे हैं तो सबसे सस्ते में मिल जाए, वही सबसे बेस्ट है। और अगर सेल कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि भाई हमें रिलायंस के 100 शेयर सेल करने हैं, और हमारी सेल करने के लिए भी हम लोगों ने रेंज दे दी, प्राइस बता दी कि हम शेयर्स को सेल करेंगे 600 से 650 की प्राइस के बीच में, 600 से 650 की प्राइस के बीच में हम शेयर्स को सेल करेंगे। तो जितना ज्यादा में बिके उतना ही अच्छा है ना। तो कुछ नहीं है, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस करा है कि किस कंपनी के शेयर्स बेचने हैं या खरीदने हैं, और प्राइस भी हम लोगों ने साथ में मेंशन कर दी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। हम लोगों ने ऑर्डर किसको दिया है, हमारे ब्रोकर को दिया है, उस एप्लीकेशन को दिया है। अब हमारा जो ब्रोकर है वो ऑनलाइन जाएगा और कहां पर कनेक्ट करेगा, मेन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कनेक्ट करेगा। स्टॉक एक्सचेंज में कनेक्ट करेगा, इसका मतलब वो डिपॉजिटरी में कनेक्ट करेगा। और ये डिपॉजिटरी देखा जाए तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज ही है, पीछे मैंने बताया था ना NSDL डिपॉजिटरी है, तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही एक जॉइंट वेंचर है। CDSL कहां से बना है, BSE से ही बना है। तो हमारा ब्रोकर ऑनलाइन जाके मेन स्टॉक एक्सचेंज में कनेक्ट करेगा और देखेगा कि यार जो हमें शेयर्स खरीदने हैं वो भी जिस प्राइस पर, वो शेयर्स अवेलेबल हैं क्या उस पर्टिकुलर प्राइस पर। और अगर हमें शेयर्स सेल करने हैं तो भाई कोई
खरीदार है क्या, कोई बायर है क्या जो उस पर्टिकुलर प्राइस पर उन शेयर्स को खरीदना चाहता है। ठीक है भाई, उसने चेक करा। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। व्हेन द शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड एट द प्राइस मेंशन, ब्रोकर चेक करेगा। अगर ब्रोकर को लग रहा है यार सही प्राइस मिल गई, कोई है जो हमारे शेयर्स को खरीदना चाहता है, अगर हम सेल करना चाह रहे हैं या फिर अगर हमें परचेस करना है तो सही प्राइस पर हमें शेयर्स मिल रहे हैं क्या, अगर ये डील मैच हो जाती है, इट इज कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर, तो ब्रोकर को ये सारी बातें कम्युनिकेट होती हैं, ब्रोकर के टर्मिनल पर ये सारी बातें आ जाती हैं और हमारा ऑर्डर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप ही ऑनलाइन फॉर्म में एग्जीक्यूट हो जाता है। हमारा ऑर्डर अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है, हमारी जो ट्रेडिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया? हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस करा, ब्रोकर ऑनलाइन गया, उसने चेक करा, अगर सब कुछ सही है, हम जिस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो शेयर्स हमें उस प्राइस पर मिल रहे हैं, या जिस प्राइस पर हम बेचना चाहते हैं उस प्राइस पर कोई उन शेयर्स को खरीदना चाहता है, तो अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिकली हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, हमारा जो ब्रोकर है, जो एप्लीकेशन है, वो हम जो इन्वेस्टर्स हैं, हमें एक स्लिप देगी जिसका नाम होता है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। क्या नाम है? ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, कि आपका जो ट्रेड है, चाहे वो सेल है, वो परचेज है, वो कंफर्म हो चुका है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। समझ में आया? 5 स्टेप्स याद कर लो। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे। ब्रोकर जो है वो हमारा एक अकाउंट खुलवाएगा, दैट इज डीमैट अकाउंट। उसके बाद में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। उसके बाद में हमारा जो ब्रोकर है वो मेन स्टॉक एक्सचेंज में कनेक्ट करके हमारे शेयर्स को मैच करेगा, बेस्ट प्राइस देखेगा कि भाई जिस प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं बिक रहे हैं क्या, जिस प्राइस पर खरीदना चाह रहे हैं मिल रहे हैं क्या। और अगर ऐसा होता है, अगर हमें बेस्ट डील मिलती है, तो हमारा ऑर्डर अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद में ब्रोकर हमें एक स्लिप देता है जिसका नाम है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। समझ में आया? 6 स्टेप आता है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। इंपॉर्टेंट बात है, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, पिछला स्टेप, उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर जो हमारा ब्रोकर है वो हमें एक नोट देगा जिसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या समझे? ये हम हैं, कौन है? इन्वेस्टर है। और मान लो हम सिक्योरिटीज को सेल करना चाहते हैं, हम सिक्योरिटीज को सेल करना चाहते हैं और डील क्या है? मैं 500 शेयर्स मेरे बेच रही हूं रिलायंस के, हर शेयर की प्राइस है 100 रुपए। और ये कौन है? ये हमारा ब्रोकर है, यानी कि वो एप्लीकेशन है। और ये कहां पर कनेक्ट कर रहा है? ये इसके अंदर कनेक्ट करता है। ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ही ये समझ लो, ये क्या है? हमारी डिपॉजिटरी है। क्या है? डिपॉजिटरी। वो डिपॉजिटरी में ही तो देख रहा था कि भाई शेयर्स अवेलेबल है क्या, या फिर कोई खरीदना चाहता है क्या। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, हमारा जो ब्रोकर है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें एक नोट देगा जिसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी चीजें होंगी कि हम कितने शेयर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, हर शेयर की प्राइस क्या है, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस पर्टिकुलर टाइम पर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ये जो ब्रोकर है वो अपना कितना कमीशन ले रहा है, कितनी फीस ले रहा है, ब्रोकरेज चार्जेस, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होगा। समझ में आया? और ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, क्या दे रहा है ब्रोकर? हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट दे रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट पर एक नंबर लिखा हुआ होता है, जिस नंबर को हम बोलते हैं यूनिक ऑर्डर कोड। क्या बोलते हैं? यूनिक ऑर्डर कोड। ये यूनिक ऑर्डर कोड कहां से आता है? खुद स्टॉक एक्सचेंज से आता है, बीएसई एनएसई से आता है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट पर एक नंबर लिखा हुआ होता है, हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोड नंबर असाइंड होता है, हर ट्रांजैक्शन का अलग कोड नंबर होता है जिसे बोलते हैं यूनिक ऑर्डर कोड। क्या कहते हैं? यूनिक ऑर्डर कोड, जो कहां से आता है? स्टॉक एक्सचेंज से आता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को हमारे बीच में और हमारे ब्रोकर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो कोर्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट नोट ही एक एविडेंस का काम करता है, सबूत का काम करता है। समझ में आ गया? इतना काम हो गया। 7 स्टेप आता है डिलीवरी ऑफ शेयर या फिर मेक पेमेंट। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये हम हैं, ये कौन है? एक इन्वेस्टर है, इसे मैं बोल सकती हूँ इन्वेस्टर 1। ठीक है, ये आप हो, ऐसा समझ लो, हम लोग हैं। ये कौन है? हमारा ब्रोकर है, तो इसे मैं बोल देती हूँ ये है हमारा ब्रोकर 1। और ब्रोकर 1 मैंने बोला था ना, ऑनलाइन जाता है, चेक करता है सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं क्या, अगर हम बेच रहे हैं तो कोई खरीदार अवेलेबल है क्या, अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो कोई सिक्योरिटीज सेल कर रहा है क्या। तो ये कहां पर कनेक्ट करता है? स्टॉक एक्सचेंज में कनेक्ट करता है ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बीएसई और एनएसई है हमारे मेन। और या फिर ये समझ लो, ये कहां कनेक्ट
कलेक्ट करता है, डिपॉजिटरी के अंदर चेक करता है सिक्योरिटीज अवेलेबल है क्या। ऐसा ही है इन्वेस्टर 1, ब्रोकर 1, ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। सेम ऐसे ही यहां पर भी एक इन्वेस्टर है जिसका नाम होता है इन्वेस्टर 2 बोल लो। इस इन्वेस्टर 2 का भी तो एक ब्रोकर होगा, ये इसका ब्रोकर है, इसे हम लोग बोल देते हैं ब्रोकर 2। समझ में आ गई इतनी बातें। मान लो हम सिक्योरिटीज सेल करना चाहते हैं तो ये जो इन्वेस्टर 2 है वो उन सिक्योरिटीज को परचेज करना चाह रहा होगा। ऐसा ही होता है, अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो ये बंदा क्या करना चाहता होगा, उन्हें परचेज करना चाहता होगा। अब क्या होगा, हमारे पास में क्या आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट नोट आ चुका है, हमारी जो ट्रेडिंग है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, हम शेयर्स बेचना चाह रहे थे, हमारे ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज में देखा कि यार खरीदार अवेलेबल है जो हमारे शेयर्स को खरीदना चाहता है। अब एक्चुअल काम होगा, अगर हम सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं तो हमें हमारी सिक्योरिटीज यहां पर डिलीवर करनी पड़ेंगी। ऐसा ही होगा, अगर हम सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं, हमारे शेयर्स सेल कर रहे हैं, शेयर्स क्या है, एक कागज का टुकड़ा है, तो हमें हमारे शेयर्स किसको देने पड़ेंगे, हमारे ब्रोकर को देने पड़ेंगे। हमारे ब्रोकर शेयर्स किसको देगा, इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स किसको देगा, इस ब्रोकर को देगा, और ये ब्रोकर अपने इन्वेस्टर को वो शेयर्स दे देगा, यानी कि इसने परचेजेस कर ली। ऐसा ही होगा। या फिर मान लो अगर हम परचेज करना चाहते हैं, अगर हमें सिक्योरिटीज परचेज करनी है तो हम पेमेंट करेंगे, हम हमारे ब्रोकर को पेमेंट करेंगे, हमारा ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में पेमेंट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर 2 को पेमेंट करेगा, और ब्रोकर 2 किसे पेमेंट करेगा, इन्वेस्टर 2 को पेमेंट करेगा, क्योंकि इस टाइम पर इन्वेस्टर 2 क्या कर रहा होगा, सिक्योरिटीज को सेल कर रहा होगा। अगर ये सिक्योरिटीज सेल कर रहा है तो इस बंदे के पास में पैसा आना चाहिए। समझ में आ गई ना मेरी बातें। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। देखो क्या है, जैसे ही हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट आया, पिछले वाले स्टेप के अंदर हमारे पास में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट आया, हमें इन्वेस्टर 1 को अपने ब्रोकर को अगर सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो शेयर्स डिलीवर करने पड़ेंगे, वो कागज का टुकड़ा डिलीवर करना पड़ेगा। अगर हम सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं तो हमें हमारे ब्रोकर को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आया। ये काम हमें कब करना है, जैसे ही हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया, क्योंकि हमारा जो ब्रोकर है वो आगे पेमेंट किसको करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को करेगा। हम शेयर्स बेच रहे हैं तो वो शेयर्स इधर डिलीवर करेगा, या फिर अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो वो इधर पेमेंट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब ध्यान रखना, जब हमारा ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पेमेंट करता है, अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अगर हम शेयर्स बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, शेयर्स को डिलीवर करेंगे। जिस दिन हमारा ब्रोकर 1 स्टॉक एक्सचेंज को करेगा पेमेंट या फिर शेयर्स डिलीवर, उस दिन को बोला जाता है पे इन डे। क्या बोला जाता है, पे इन डे बोला जाता है। तो हमारा ब्रोकर ये काम करे उससे पहले हमें हमारे ब्रोकर का हिसाब करना है। समझ में आ गया ना। हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट आया, हमारा ब्रोकर आगे चल के सारा काम करेगा, हमारा ब्रोकर आगे चल के शेयर्स की डिलीवरी करे या फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पेमेंट करे, उससे पहले हमें हमारे ब्रोकर का सारा हिसाब क्लीन करना है। वही लिखा है, दिस इज डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे ही हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया, इन्वेस्टर 1 को ब्रोकर 1 का हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रोकर 1 है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर हम शेयर्स बेच रहे हैं तो शेयर्स को डिलीवर करेगा, अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो वो पेमेंट करेगा। वो करे उससे पहले हमें हमारे ब्रोकर का हिसाब करना है, और जब ये ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पेमेंट वगैरह करता है उसे हम लोग बोलते हैं पे इन डे। इंपॉर्टेंट बात है, याद रहेगा, जब ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पेमेंट कर रहा है या फिर शेयर्स डिलीवर कर रहा है उस दिन को हम क्या कहते हैं, पे इन डे। करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट स्टेप हमारा, सेटलमेंट साइकिल। देखो सेटलमेंट साइकिल ध्यान से समझना। यहां पर मैंने क्या बताया, अब यहां पर स्टॉक एक्सचेंज के पास में पैसा है, अगर हमने शेयर्स सेल करे हैं, इन्वेस्टर 1 ने शेयर्स सेल करे हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास में शेयर्स हैं। ऐसा ही है, अगर हम परचेज कर रहे हैं मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास में पैसा आ गया, हमारे ब्रोकर ने हमसे पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज को पैसा दे दिया। मान लो यहां पर शेयर्स या फिर पैसा, जो भी सिचुएशन है, कब आया है, मंडे को आया है, तो हमारे पास में टाइम होता है T+2 डेज का। T+2 डे का मतलब है ट्रांजैक्शन डे, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि जिस दिन पैसा आया उसमें 2 दिन और जोड़ लो। स्टॉक एक्सचेंज के पास में पैसा या फिर शेयर्स मान लो मंडे को आए हैं, तो T+2 यानी कि मंडे क्या है, ट्रांजैक्शन वाला दिन है, उसमें 2 दिन और जोड़ लो, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेंसडे।
वेंसडे तक इस स्टॉक एक्सचेंज को आगे पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, ब्रोकर 2 को करनी पड़ेगी। अगर इसके पास में पैसा है, अगर हम सिक्योरिटीज खरीद रहे थे तो स्टॉक एक्सचेंज के पास में पैसा है, इसे ब्रोकर 2 को पैसा देना पड़ेगा। समझ में आया? अगर हम सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के पास में क्या है, शेयर्स वगैरह हैं, तो इसे ब्रोकर 2 को शेयर्स वगैरह देने पड़ेंगे। कब देने पड़ेंगे, T+2, यानी कि अगर स्टॉक एक्सचेंज के पास में पैसा या फिर शेयर्स मंडे को आए हैं तो T+2 यानी ट्यूसडे प्लस वेंसडे की रात तक स्टॉक एक्सचेंज को ब्रोकर 2 का हिसाब करना पड़ेगा। दिस इज सेटलमेंट साइकिल। कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर ऑन पे इन डे विच इज बिफोर T+2 days एज सेटलमेंट साइकिल इज T+2 days फ्रॉम अप्रैल 2003। अप्रैल 2003 से हमारी सेटलमेंट साइकिल क्या है, T+2 days है। अगर स्टॉक एक्सचेंज के पास में शेयर्स या फिर पैसा मंडे को आया है तो 2 दिन जोड़ लो, ट्यूसडे प्लस वेंसडे तक स्टॉक एक्सचेंज को ब्रोकर 2 का हिसाब करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये सारी बातें? और इस T+2 डे को हम लोग क्या बोलते हैं, पे आउट डे। क्या बोलते हैं, पे आउट डे। क्या बोला जाता है, पे आउट डे। एक बार दोबारा बता दूं, जब ब्रोकर 1 स्टॉक एक्सचेंज का हिसाब करता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास में पैसे या फिर शेयर्स आते हैं, उसे बोला जाता है पे इन डे। अब सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज के पास में है, जब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर 2 का हिसाब करता है, उसे शेयर्स डिलीवर करता है या फिर कैश देता है, उस दिन को हम लोग बोलते हैं पे आउट डे। और ये पे आउट डे क्या होता है, T+2 डेज होता है। जिस दिन ये काम हुआ उसके 2 दिन के अंदर अंदर ये काम करना पड़ता है। वही लिखा है ऑन T+2 डे। अब T+2 डे हो गया, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारे ब्रोकर 2 को शेयर्स डिलीवर कर देगा अगर हम लोग शेयर्स बेच रहे थे तो, और अगर हम शेयर्स खरीद रहे थे तो स्टॉक एक्सचेंज के पास से पेमेंट आ गई थी, वो पेमेंट किसको कर देगा, दूसरे ब्रोकर को कर देगा। इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, पे आउट डे बोलते हैं। अब देखा जाए तो पैसा वगैरह किसके पास में है, ब्रोकर 2 के पास में है। अगर हम शेयर सेल कर रहे हैं तो हम लोगों ने हमारे ब्रोकर 1 को क्या दिए, शेयर्स दिए। शेयर स्टॉक एक्सचेंज के पास में आए, 2 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर्स किसको दे दिए, ब्रोकर 2 को दे दिए। तो अब शेयर्स किसके पास में है, ब्रोकर 2 के पास में है। अगर हम परचेस कर रहे थे तो हमने पैसा हमारे ब्रोकर को दिया, ब्रोकर से पैसा स्टॉक एक्सचेंज के पास में गया, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा किसके पास में है, ब्रोकर 2 के पास में है। मतलब अब सारी चीजें ब्रोकर 2 के पास में है। जैसे ही ब्रोकर 2 के पास में पैसा या फिर शेयर्स आएंगे, उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि जो पे आउट डे है, जब स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर 2 का हिसाब हो चुका है, उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर ब्रोकर 2 को किसका हिसाब करना पड़ेगा, खुद के इन्वेस्टर का हिसाब करना पड़ेगा। शेयर्स हैं तो ये अपने इन्वेस्टर को शेयर्स देगा, अगर पैसा आया है तो ये अपने इन्वेस्टर को पैसा देगा। हमने शेयर्स बेचे हैं, मतलब ब्रोकर 2 के पास में शेयर्स हैं, वो अपने इन्वेस्टर को शेयर्स देगा। अगर हम लोगों ने सिक्योरिटीज परचेस करी है तो हम लोगों ने पैसा दिया होगा, तो ब्रोकर 2 के पास में पैसा है, वो अपने इन्वेस्टर को पैसा देगा। समझ में आया? ब्रोकर जो है हमारा, ब्रोकर 2, वो डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर के अकाउंट में शेयर्स वगैरह डाल देगा, या फिर अगर हमारा इन्वेस्टर 2 शेयर्स बेच रहा था तो उसके पास में शेयर्स चले जाएंगे, अगर वो खरीद रहा था तो उसके अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। समझ में आया? वही लिखा है, जो ब्रोकर है वो डायरेक्टली शेयर्स जो है वो इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में डाल देगा। इसके लिए ब्रोकर के पास में इन्वेस्टर की डीमैट अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग होती है, सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करा, हमारे ब्रोकर को सिलेक्ट करा, जो क्या है, एक एप्लीकेशन है। उसके बाद में हमारा ब्रोकर यानी कि हमारा डीपी हमारा एक अकाउंट खुलवाता है, जिस अकाउंट का नाम है डीमैट अकाउंट, यानी कि डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। उसके बाद में हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, सारी चीजें बताते हैं कि हमें इतने शेयर्स बेचने हैं तो इतने प्राइस में बेचने हैं, खरीदने हैं तो इस प्राइस पर खरीदने हैं। हमारा ब्रोकर ऑनलाइन जाता है, मेन स्टॉक एक्सचेंज में कनेक्ट करता है, देखता है बेस्ट प्राइस जो अवेलेबल है। अगर बेस्ट प्राइस अवेलेबल हो जाती है तो हमारा ऑर्डर अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, और हमारा ब्रोकर हम लोगों को क्या देता है, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देता है। उसके बाद में हमारा ब्रोकर क्या देता है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है, जिसके ऊपर एक यूनिक ऑर्डर कोड भी लिखा हुआ होता है। उसके बाद में अगर हम शेयर्स सेल कर रहे हैं तो हमें शेयर्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी, अगर हम शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ये काम हम कब करेंगे, जैसे ही हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट आया उसके तुरंत बाद में हम ये काम कर देंगे, क्योंकि हमारे ब्रोकर को भी आगे चल के चीजें किसके साथ में सेटल करनी है,
स्टॉक एक्सचेंज के साथ में सेटल करनी है तो वो पेमेंट करे या फिर वो शेयर्स वगैरह डिलीवर करे, उससे पहले हमें उसका हिसाब क्लीन करना है। ठीक है भाई, जिस दिन हमारा ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का सारा हिसाब करता है, अगर वो शेयर्स डिलीवर कर रहा है या फिर पेमेंट कर रहा है, उस दिन को हम लोग बोलते हैं पे इन डे। क्या बोलते हैं? पे इन डे। और जब हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ब्रोकर 2 का हिसाब करता है, कब करता है? T+2 डेज। जिस भी दिन पे इन डे था उसके 2 दिन के अंदर अंदर हमारे स्टॉक एक्सचेंज को ब्रोकर 2 का हिसाब करना होता है। तो T+2 डे पर हमारे ब्रोकर के पास में सारा हिसाब हो जाता है। इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? पे आउट डे। अब सारी चीजें किसके पास में है? ब्रोकर 2 के पास में है। अगर हम लोगों ने सिक्योरिटीज को सेल करा है तो हमारे ब्रोकर 2 के पास में सिक्योरिटीज हैं। अगर हम लोगों ने सिक्योरिटीज को परचेज करा है तो पैसा किसके पास में है? ब्रोकर 2 के पास में है। और 24 आवर्स के अंदर अंदर, पे आउट डे के 24 आवर्स के अंदर अंदर ब्रोकर 2 को अपने इन्वेस्टर का यानी कि इन्वेस्टर 2 का हिसाब करना पड़ेगा। दिस इज सेटलमेंट साइकिल। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस है, और अगर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। होमवर्क सिर्फ इतना सा दे रही हूं, ये जो ट्रेडिंग प्रोसीजर मैंने समझाया है ना, इसके अंदर हमारे पास में 8 स्टेप्स थे। ये 8 के 8 स्टेप्स मुझे कॉमेंट्स के अंदर लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% यहां से क्वेश्चन बनता है। अब कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, कल की क्लास में एक तो मैं आपको डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, उसके बाद में कल हम थोड़ा सा डिपॉजिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये तो 2 हमारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। कल हम लोग मेन चीज डिस्कस करेंगे सेबी, इसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और कल हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। सो यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।